Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the poem The Soldier written by Rupert Brooke. So before explaining this sonnet, it is a sonnet, poem sonnet, I will explain some words related to this sonnet. तो पहला जो वर्ड है वो है फॉरेन, ये एक एडजेक्टिव है. ए लैंड और कंट्री अदर देन वंस ऑन, मतलब किसी अपनी कंट्री के अलावा कोई और कंट्री का लैंड या कंट्री होना. जैसे कि मान के चलिए इंडिया का कोई आदमी है, लेकिन अगर वो अमेरिका में चला गया तो वो क्या हो गया, अमेरिका, उसके लिए वो फॉरेन हो गया. उसके बाद है कंसेल्ड, ये एक वर्ब है, इट मीन्स हिडन, छिपा हुआ. इसके बाद है वैनिशेस, ये एक वर्ब है, इट मीन्स हिडन, ये भी छिपा हुआ या गायब होना. गायब होना, वैनिश मीन्स गायब होना भी होते हैं. इसके बाद है बोर, ये एक वर्ब है, इट मीन्स गिव बर्थ, मीन्स जन्म दिया हुआ. इसके बाद है रोम, ये एक वर्ब है, वॉक और ट्रेवल विदाउट ए डेफिनेट एम, मतलब बिना किसी निश्चित उद्देश्य के कहीं घूमना फिरना या टहलना, मतलब इधर उधर टहलना बिना किसी एम के, बिना किसी पर्पस के. पल्स, ये एक नाउन है, इट मीन्स वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को पल्स कहा गया है. वाइब्रेशन आप जानते ही होंगे, जो हलचल होती है. इटर्नल, ये एक एडजेक्टिव है, लास्टिंग फॉर एवर, मतलब कोई चीज अंत तक कायम रहे, उसको इटर्नल कहा जाता है. इसके बाद है जेंटलनेस, ये जेंटलनेस जो है ये एक नाउन है, और इसको माइल्डनेस कहा जाता है, टेंडरनेस, मतलब कोई भी चीज बहुत ही हल्का हो, बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही भोला भाला हो, तो उसी को जेंटलनेस कहा जाता है. तो चलिए अब पोएम को करते हैं, सोनेट को, सोल्जर को. अब सबसे पहले बता देते हैं ये सोनेट क्या होते हैं. तो एक्चुअली में जो सोनेट है इसको तो पेट्रार्क ने शुरू किया था, जो इटली का था, और ये सोनेट जो है ये 14 लाइन्स के होते हैं. लेकिन उनसे पहले भी कहीं ना कहीं से सोनेट आया था, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं दिया हुआ है इंग्लिश हिस्ट्री में. बाद में क्या हुआ कि पेट्रार्कन सोनेट फेमस हो गया. उसके बाद जो है आया आपका इसमें शेक्सपियरियन सोनेट, जो शेक्सपियर लिखे थे, विलियम शेक्सपियर ने. लेकिन विलियम शेक्सपियर के लिखने से पहले जो है एक और थे, जिनका नाम था आपका एडमंड स्पेंसर. इन्होंने सोनेट लिखे थे, इनका नाम था स्पेंसरियन सोनेट. तो 3 सोनेट मेन है आपका, एक तो पेट्रार्कन सोनेट, सेकंड स्पेंसरियन सोनेट, और थर्ड है आपका शेक्सपियरियन सोनेट. अब ये अलग अलग सोनेट के नाम क्यों हैं? अलग अलग सोनेट के नाम इसीलिए हैं क्योंकि इनका जो राइम स्कीम है, जो हमने अभी पिछले बताया था आपको, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो बताया था आपको, कि राइम स्कीम जो है इनके अलग अलग है. कोई अपना ए बी मानते हैं, कोई सी डी मानते हैं, कोई रिपीटिशन कर देते हैं उसी को. तो राइम स्कीम अलग अलग होने के कारण जो है वो जो है एक पेट्रार्कन बन जाता है, एक स्पेंसरियन बन जाता है, और एक शेक्सपियरियन बन जाता है. साथ ही साथ सोनेट में क्या नियम है कि कहीं पर में ऑक्टेव होता है, कहीं पर सेस्टेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं क्वाड्रेंट लिखते हैं, फिर कपलेट लिखते हैं, जैसे शेक्सपियर लिखते थे. शेक्सपियर क्या करते थे, क्वाड्रेंट लिखते थे. क्वाड्रेंट का मतलब हुआ एक साथ पहले 4 लाइन हो गया, फिर उसके बाद 4 लाइन हो गया, फिर उसके साथ 4 लाइन हो गया, तो 3 क्वाड्रेंट लिखते थे, और फिर कपलेट लिखते थे. कपलेट का मतलब जो लास्ट में 2 लाइन होती है. तो लास्ट के 2 लाइन जो होता है उसमें वो रिजल्ट देते थे, कॉन्सिक्वेंट देते थे कि जो उन्होंने लिखा सोनेट, उस सोनेट का क्या अर्थ है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, वो लास्ट में देते थे. तो इस तरीके से जो है बहुत अलग अलग तरह के सोनेट थे. तो चलिए इसके बारे में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अब चलते हैं इस सोनेट के बारे में. सबसे पहले आपको ये देखना है इस सोनेट में, अभी तो हमने सब कुछ बता ही दिए थे जब हम आपको पोइट के बारे में बताए थे, कि इस सोनेट में इंग्लैंड की चर्चा बार बार हुई है. देखिए आप इसमें, यहां भी इंग्लैंड है, 3rd लाइन में यहां भी इंग्लैंड है. उसके बाद डस्ट होम इंग्लैंड, यहां भी इंग्लैंड लिखा हुआ है. इसके बाद ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश, देखिए इंग्लिश और इंग्लैंड की चर्चा बार बार हो रही है. अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अभी दिखाते हैं, वहां भी यही बात है. यहां भी देखिए, यहां भी आपको जो है मिल जाएंगे इंग्लैंड की बात. ये देखिए इंग्लिश, यहां भी इंग्लिश लिखा हुआ है, यहां भी इंग्लैंड लिखा हुआ है. ये देखिए, मतलब गिव समवेयर बैक टू द थॉट्स बाय इंग्लैंड, यहां भी इंग्लैंड है, यहां भी लास्ट लाइन में है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन. अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3
4, 5, 6 ये 6 लाइन है तो इसको सेस्टेट कहा जाता है, और इससे जो ऊपर है वो 8 लाइन्स है, इसीलिए इसको ऑक्टेव कहा जाता है। अब जब आप 8 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 14 होता है, और सोनेट हमेशा जो है वो 14 लाइन्स की होती है। अब कहते हैं फर्स्ट लाइन में, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रीच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर shipped made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam। अब देखिए क्या मतलब है, अगर मैं मर जाऊं, if I shall die, think only this of me, तो मैं केवल इसी के बारे में सोचता रहता हूं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो पोइट है रिवर्ट ब्रूक खुद कहते हैं यहाँ पे कि मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन लैंड, कि अगर कहीं भी बाहर जाके लड़ाई के समय में अगर मैं मर जाऊं, मेरी जो है अगर डेथ आ जाए, मान के चलिए मेरी लाइफ में अगर मान के चलिए कोई डेथ आ जाए और मैं लड़ते लड़ते अगर मर जाऊं, विदेश के किसी भी कोने में मर जाऊं, सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, तो वो जगह इंग्लैंड के हो जाएंगे। मतलब वो जगह का मतलब क्या हुआ, जहां पे व्यक्ति मरता है उस जगह पर अगर उसको दफना दिया जाता है यहाँ पे पोएट के हिसाब से, तो वो जगह भी जो है उतना जगह जो है इंग्लैंड की जगह हो जाएगी पोएट के हिसाब से। अब ये कैसे हो जाएगी इंग्लैंड की जगह, ये तो आगे बताया गया है। क्योंकि ये बताया गया आगे इस सोनेट में, क्योंकि उनके रग रग में जो है वो इंग्लिश की हवा घुसी हुई है, इंग्लिश की क्लाइमेट लगी हुई है, इंग्लिश का लैंग्वेज है, इंग्लिश की सिविलाइजेशन है, इंग्लिश की थिंकिंग है, इंग्लिश की थॉट है। तो इसी सब कारण से जो है वो कहते हैं मैं जहाँ भी मर जाऊँगा वहाँ पर मैं जो है वो जगह मेरा इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, और कहते हैं कि वो जगह जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, यहाँ अर्थ का मतलब मिट्टी होगा, तो जिस मिट्टी में हमें दबाया जाएगा वो मिट्टी भी जो है वो रिच हो जाएगी, और वो डस्ट भी रिच हो जाएगा जिसमें मिल जाऊंगा जाकर के, जहां पे मुझे दबा दिया जाएगा, कंसील कर दिया जाएगा। अब देखिए आगे कहता है, उसी डस्ट को यहां पे फिर से कनेक्ट कर दिया गया है, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर शिप्ड मेड अवेयर, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम। मतलब ये वही डस्ट है, मेरा शरीर जब मतलब दबा दिया जाएगा तो डस्ट मिल जाएगा, और ये मेरा शरीर किस डस्ट से बना हुआ है, तो इंग्लैंड के डस्ट से बना हुआ है। मतलब जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया था, इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने तैयार किया था, शेप्ड, जिसे इंग्लैंड ने अवेयर किया था, मेड अवेयर। और एक समय था जब इंग्लैंड ने ही लव का फ्लावर उसको दिया था, गिव वंस हर फ्लावर टू लव। हर फ्लावर मतलब यहाँ इंग्लैंड को फीमेल माना गया है, और इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो हर फ्लावर शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर में हर कोई लड़की नहीं है, बल्कि हर जो है यहाँ पर में इंग्लैंड है, क्योंकि जितने भी कंट्री होते हैं वो सारे फीमेल होते हैं जेंडर में, इसी कारण से इसको यहाँ पे हर फ्लावर्स माना गया है। अब जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हम कहेंगे कि इंडिया इज़ अ गुड कंट्री, शी हैज़ बोलेंगे, ना कि ही हैज़ बोलेंगे, क्योंकि जो कंट्री होते हैं उसको हमेशा फीमेल माना जाता है। इसी कारण से यहाँ इंग्लैंड को भी फीमेल माना गया है, और हर फ्लावर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंग्लैंड के लिए जो है जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो हर है, क्योंकि इंग्लैंड नाउन है, तो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं, इसी कारण से यहाँ पर में हर फ्लावर्स को यूज़ किया गया है। हर वेज टू रोम, कहते हैं उनकी फ्लावर की खुशबू उसे मिलता था, उसको प्यार मिलता था उसका, और उसी के रास्ते पर वो चलता फिरता था, घूमता रहता था, भटकता रहता था। हर वेज टू रोम। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, उनकी जो बॉडी है वो इंग्लैंड की बनी हुई है, और जो इंग्लैंड की हवा खाई हुई थी, इंग्लैंड की हवा में ही सांस ली थी, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। इसके बाद है वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, वहाँ के नदियों से मेरा जो है उसमें मैं नहाया हूँ, वहाँ की नदियों में मैं खेला हूँ, वहाँ की नदियों में मैं तैरा हूँ। तो यही मीनिंग हो सकता है वॉश्ड का। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और मेरे घर की जो सन है, मतलब सूरज की प्रकाश निकलती थी,
उसको मैंने फील किया है, उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर मैं जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, वो पर्सनिफिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। अब पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या है? पर्सनिफिकेशन का मतलब यह है कि जब कोई भी निर्जीव या सजीव चीज आदमी की तरह बिहेव करने लगे तो उसको पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको मानवीकरण कहते हैं। When any non-living thing and living thing behave like the human beings, then it is called the personification. तो यहाँ पर में इंग्लैंड को पर्सनिफाई किया गया है कि इंग्लैंड इनको लव करते थे। अब कोई कंट्री कैसे लव करेगा किसी को? तो इंग्लैंड तो निर्जीव है, लेकिन फिर भी उसको सजीव बना करके जो है राइटर जो है कह रहे हैं कि वो मुझे लव करते थे। इंग्लैंड में मैं रहा हूँ, यहाँ की चीज़ों को मैंने देखा है, यहाँ की सारी चीज़ों को मैंने समझा है। अब आगे चलते हैं। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे। और मुझे लगता है कि इस दिल से, इस मन से जब यह ऐसा होगा तो सारी बुराइयां जो है साथ में बह जाएगी। शेड अवे। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज पर डे एंड लॉफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। यहां पे कहते हैं पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। कहते हैं कि अनंत काल तक हमारे दिमाग में जो हलचल है, पल्स है, वो यही बात बताती रहेगी। नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ बाय इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड की जो थॉट है वो कभी जो है वापस मतलब भुला नहीं सकती है। इंग्लैंड का थॉट हमेशा हमारे पास रहेगा। समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड ने हमें दिया है, जो हमारे देश ने हमें दिया है। उनके जो साइट्स है, उनके जो साउंड्स है, जो भी चीज मैंने देखा है, जो भी मैंने सुना है वहां रह करके, जो भी सपने हमने देखे हैं, खुशी के सपने हर दिन एज हर डे, एंड लॉफ्टर, जो भी हंसी किए हैं, जो भी मजाक किए हैं वहां पर में, जो भी चीज वहां के दोस्तों से मैंने सीखे हैं, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और जो भी भोलापन का चीजें या टेंडरनेस वहां से सीखे हैं, जेंटलनेस सीखे हैं, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ये सारी चीज जो है वह सब कुछ जो है वह इंग्लिश के हेवन में चली जाएगी और यहां पर में एक इंग्लिश का स्वर्ग बन जाएगा। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो इससे यह पता चलता है कि पढ़ने के बाद कि जो पोएट हैं वो जो है बिल्कुल कहना चाहते हैं कि मरते दम तक जो है अगर उनकी डेथ हो भी जाती है तो वो जो है उनका ध्यान जो है इंग्लैंड की तरफ ही लगा रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारे जो है वो शिप पे मारे जाते हैं, शिप पे नहीं मारे जाते हैं, सॉरी, शिप पर में मच्छर काटने से उनको जो है बीमारी हो जाती है, फाइनली हॉस्पिटल में जाकर उनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए पोएम एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट पोएम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।